अच्छा जी। शुरू करते हैं हम इसको। ये भी बंद और ये भी बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। नहीं, हम क्यों करते हैं डिबगिंग में ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी वेबसाइट में कोई एरर आ जाता है जिसको ख़त्म करने के लिए हम डिबग करते हैं। तो अब डिबगिंग हमारे पास एक, अब हम कहते हैं ना कि जो डेवलपर बंदा है अगर उसको डिबगिंग नहीं आती तो वो डेवलपर नहीं है। कोड लिखना मसला नहीं होता। कोड के एरर्स को या मतलब किसी और के लिखे हुए कोड को आप जब तक अच्छी रीड नहीं कर सकेंगे या उसको फिक्स नहीं कर सकेंगे तो आप एक अच्छे डेवलपर नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो डेवलपर्स हैं वो दूसरे डेवलपर का कोड रीड करते हुए उनको जान जाते हैं उनकी। तो हम जो वर्डप्रेस डिबगिंग हम पढ़ रहे हैं वर्डप्रेस के लिहाज से डिबगिंग। वैसे तो यानी कि पीएचपी में डिबगिंग होती है, डेवलपमेंट में कोई भी लैंग्वेज आप उठा लें वहाँ पे डिबगिंग तो लाजमी होती है। डिबगिंग के बगैर काम नहीं चलता। अब अब हमने ये देखना है कि हम जब वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जो हमारा वर्डप्रेस है उसकी कोर फाइल्स क्या होती हैं। हम जब भी वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एडमिन कंटेंट वगैरह की फाइल्स होती हैं। जब भी हम वर्डप्रेस को अपडेट करते हैं तो कंटेंट और डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग की फाइल को छोड़ के बाकी सारा फोल्डर अपडेट हो जाते हैं। इसमें भी स्पेसिफिक होते हैं कि जो थीम्स के अंदर अगर न्यू थीम आई हुई होती है तो वो भी यहाँ पे शामिल हो जाती है। ठीक है। अब ये हमारी कोर फाइल्स हैं, डब्ल्यूपी कंटेंट फोल्डर को छोड़ के बाकी हमारी सारी कोर फाइल्स हैं, इनको हमने कभी नहीं छेड़ना, ना ही हमने इनको डिलीट करना है। क्योंकि इसके करने से जो हमारा कोड है वो सही नहीं करेगा, हमारी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो इसमें अब जो कंटेंट है और कॉन्फ़िग है और एचटीएक्सएस है, ये तीन चीज़ें इन्हें हम कोर फाइल्स भी कहते हैं, लेकिन ये अपडेट के दौरान चेंज नहीं होती। आपने जब कभी भी लेटेस्ट वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है तो ये वाला लिंक है, इसको आप हिट करें यूआरएल में, बार में, एड्रेस बार में, तो नया आपको मिल जाएगा। अच्छा, आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? आवाज़ में कोई इशू हो तो फिर मैं रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू अब्दुल खालिक भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम कि हम हमारे जो अपडेट्स क्यों आती हैं, हमारे वर्डप्रेस की अपडेट क्यों आती है, हमारी प्लगइन की क्यों आती है, थीम की क्यों आती है। क्योंकि देखिए ना, ये डे बाय डे है। जैसे हमारी एप्स की अपडेट आती है डिफरेंट न्यू स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, न्यू रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एप्स भी अपडेट होती हैं, इसी तरह वर्डप्रेस भी अपडेट होता है। वर्डप्रेस कब अपडेट होता है? जब पीएचपी का वर्जन या अपाची का वर्जन या माई एसक्यूएल का वर्जन अपग्रेड होता है, ये अपडेट होता है। तो वर्डप्रेस क्योंकि लिखी हुई है पीएचपी में, वर्डप्रेस जो है वो पीएचपी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसको भी अपने यानी कि खुद को स्मूथली फंक्शनिंग के लिए उसको अपडेट करना ज़रूरी होता है। और अपडेट इसलिए भी होता है कि हमारी वेबसाइट में कोई बग ना आए।
कोई एरर ना हो और हमारी वेबसाइटें सही चलती रहे। और इसलिए भी होता है कि कोई किसी पुराने वर्जन में कोई सिक्योरिटी का इश्यू रह जाता है, जिसको ये कोई ऐसे समझ लें कि कोई मसला हो जाता है जिसको हमने ख़त्म करना होता है, तो अगला वर्जन हम इसलिए निकालते हैं। तो अपडेट्स ये होती हैं। अब अब अगर आपने कोई भी डिबग करना है कोई भी इशू, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आपके पास पहले तो PHP, jQuery, CSS, HTML का नॉलेज होना चाहिए। अगर PHP नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास HTML और CSS का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अगर आप डिबगिंग करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको पता हो कि एरर क्या आ रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास वर्डप्रेस का FTP का अकाउंट हो या cPanel का हो, या आपके पास एटलीस्ट वर्डप्रेस का डैशबोर्ड की एक्सेस तो होनी चाहिए। वो ये अंडरस्टूड बातें हैं, लेकिन एक चूंकि मैंने लेक्चर तैयार किया तो उस लिहाज से ये चीज़ में शामिल करना ज़रूरी थी। दूसरा उसमें है कि अब हम डिबग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हम जो कोई भी हमारी वेबसाइट होती है तो उसमें जो, अब ये देखिए जैसे हमारे पास ये cPanel है। अब अगर इसमें हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है, हमारे पास सेक्शंस एरर्स का होता है, ये पड़ा एरर्स का। तो यहाँ भी यानी कि अगर कोई वेबसाइट हमारी चल रही है, वहाँ पे कोई इशू आता है, तो वो उस इशू को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता है या उसको लिस्ट कर लेता है कि ये वेबसाइट में फलां दिन को फलां टाइम फलां सेकंड को ये इशू आया। हम यहाँ से भी एरर देख सकते हैं। और इसमें जो पब्लिक अंडरस्कोर HTML में एरर अंडरस्कोर लॉग की फाइल भी जनरेट हो रही होती है या साथ साथ वो बन रही होती है, उसको भी हम वहाँ से एरर को देखते हैं कि हमारा एरर क्या आया है। ठीक है। अब बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि जब हम चला रहे होते हैं वेबसाइट को, तो हमारे यहाँ पे लिखा जाता है कि फलां लाइन नंबर में डायरेक्टरी फलां 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 की इस लाइन नंबर में फाइल में ये एरर आ रहा है। तो हमने हम फिर वहाँ स्पेसिफिक फाइल में जाके उस लाइन में जाके हम उसको देखते हैं और एरर हम फिक्स करते हैं। ठीक है जी, जैसे हम यहाँ पे करते हैं। तो इसमें भी हो सकता है पॉसिबल है कि यहाँ पे एरर आ रहा हो। ये एरर लॉग हमारी मेंटेन है। ठीक है। तो इसको हमने पढ़ना, अभी जब जब मैं इसको एडिट करता हूँ तो ये बताता है कि अच्छा, मैं भी पहले कहा मैंने कि यहाँ पे लाइन भी लिखा देती है कि यानी कि आपकी फलां लाइन में फलां डायरेक्टरी के लाइन में पेज के लाइन में ये एरर है। और ये एरर्स कभी शो होती हैं कभी हाइड होती हैं। जब हाइड हो तो ये एरर लॉग जनरेट होती रहती है, अगर शो हो फिर भी एरर लॉग बनती रहती है। शो तब होती हैं जब सर्वर की तरफ से या हमारी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ से या cPanel की तरफ से हमने सेटिंग्स में ये कहा होता है कि आपने एरर्स को शो करना है। जैसे कि हमारे पास जो वर्डप्रेस की फाइल है WP config, वहाँ पे हम जाके डिबग को हम ट्रू करते हैं तो ये वाली एरर्स को वो शो कर देता है। अगर इसको फॉल्स करेंगे तो वो एरर्स या वार्निंग्स को शो नहीं करता। तो हम इधर देख रहे थे ये देखें, अब यहाँ पे ये भी कह रहा है कि एरर्स क्या आ रहा है। कभी कभी हमारे पास मेमोरी का इशू जाता है कि हमारी मेमोरी जो है ना वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन को सही तरह से हैंडल नहीं कर रही, तो यहाँ हमें मेमोरी को इंक्रीज करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा कोई कोड लिखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ डेवलपर्स की तरफ से हमारे पास वेबसाइट में कोड होता है, थीम किसी और ने बनाई, प्लगइन किसी और ने बनाया, और जो है वो वर्डप्रेस किसी और ने बनाया। तो बाज़ औक़ात यानी कि वो नेमिंग कन्वेंशन की वजह से हम जब बनाते हैं ना कोड लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि किसी भी फंक्शन का नाम किसी और फंक्शन के नाम के साथ या क्लास का नाम या किसी भी डुप्लीकेट ना हो, कोई एक जैसे दो नाम ना हो। जब एक से दो नाम आ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा मसला पड़ जाता है, तो एरर आ जाता है। अच्छा, अब हमेशा जब हम डिबगिंग करें तो बेहतर ये होता है वैसे कि हम बैकअप ले लें, क्योंकि बैकअप लेने से हमें हमारे पास चीज़ बाकी रहती है। हम बैकअप अब हम दो तरीके से ले सकते हैं, या तो हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को यूज़ करें, वहाँ हम अपड्राफ्ट प्लगइन यूज़ कर लें, या ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन को यूज़ कर लें प्लगइन को, या कोई भी जो हमें अच्छा लगता है वो, या फिर हम मैनुअली आप डेटाबेस को हम अलग से एक्सपोर्ट कर लें और पब्लिक अंडरस्कोर HTML के फाइल फोल्डर में जाके हम डायरेक्टरी में जाके वहाँ पे
इस अपने वेबसाइट को हम जिप बना के वहाँ पे डाउनलोड कर लें या वहीं पे रख दें, ताकि हम बाद में उसको रिस्टोर कर सकें अगर हमारे पास इशू ऐसा आ जाए कि हमें दोबारा वापस मूव करना पड़ता है, तो हमारे पास बैकअप भी हो। अब वर्डप्रेस में वैसे तो नहीं कि जो मेडिकल की फील्ड है और डेवलपमेंट की फील्ड है, यहाँ तो एरर्स रोज नए नए होते हैं। जिस तरह बीमारियां नई नई होती हैं, तो यहाँ भी हमारे पास नए नए होते हैं। लेकिन यहाँ मैं कुछ आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि जो यानी कि मेजर एरर्स होती हैं या इश्यूज हैं, वो हमें को क्या क्या आते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हमारे पास वेबसाइट चल रही है, जो फ्रंट साइड है वहाँ पे वाइट स्क्रीन होती है पूरी। वर्डप्रेस का एडमिन भी चल रहा होता है, डैशबोर्ड चल रहा होता है, लेकिन साइट लोड नहीं हो रही थी। ठीक है। या कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फ्रंट चल रही है और एडमिन लोड नहीं हो रहा, उसको जब हम एक्सेस करते हैं तो वो डायरेक्टरी लोड नहीं होती। अब देखें, जब हम ये देखते हैं ना स्ट्रक्चर, अब जो हमारी साइट है वो इंक्लूड्स के फोल्डर से लोड होती है। एडमिन का फोल्डर ये पूरा अलग है, ये डैशबोर्ड है। जब इसमें इशू आता है एडमिन के फोल्डर में, तो ये वाला काम कर रहा हो तो हमें फ्रंट साइड दिखना शुरू हो जाती दिखती रहती है। अगर जब एडमिन में इशू ना हो, यहाँ पे इशू आ जाए, तो फिर एडमिन इशू होता है और ये फ्रंट साइड हमें शो नहीं होती। अच्छा, तो अब पहले वही बात कि हम पहले वेबसाइट का बैकअप ले लें, हम एरर लॉग को जाके देखें कि वहाँ पे क्या एरर जनरेट हो रहा है। वहाँ पे बता रहा होगा कि लाइन फलां डायरेक्टरी की फलां फाइल की फलां लाइन नंबर में ये एरर आ रहा है। अब आगे एरर क्या है वो, ऑब्वियसली अगर आपको पीएचपी के बारे में थोड़ी नो होगी, तो आप उसको डीबग कर सकेंगे। उसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप उस लाइन को, एरर को गूगल करें, स्टैक ओवरफ्लो या किसी भी और वेबसाइट के थ्रू आप उसकी आपको पॉसिबल है कि आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जहाँ पे वो स्टैक ओवरफ्लो का आंसर टिक होगा, पॉसिबल है कि वो आंसर ट्रू होगा। आप वो वाली लाइन या सोल्यूशन अपनी उस लाइन में जाके रिप्लेस कर दें, तो आपकी साइट चल पड़ेगी। बाज दफ़ा ऐसा होता है कि STXX में एरर आ जाता है, तो वो इंटरनल सर्वर एरर भी आ जाता है। हाँ, ये इंटरनल सर्वर एरर जो है 500 वाला, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, तो वो भी आप यानी कि समझ लें। अब HTXX में इशू आ गया तो इंटरनल सर्वर एरर आ जाता है। या कभी हम यानी कि उसको फॉरबिड आ जाता है कि एडमिन हम नहीं, 403 का एरर आ गया, वो उसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये दो चार हिंट्स हैं कि अब हमें ये एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कहाँ पे इशू है, क्योंकि कभी कोई प्लगइन आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। हमने प्लगइन किए 3 से 4 बंदों के, तो उनमें आपस में इशू आ गया तो हमारी साइट बैठ गई। अब एरर आप एचटीएक्सएस को रिमूव कर दें या उसको रीनेम कर दें, आप डब्ल्यूपी कंटेंट के फोल्डर को रीनेम कर दें, इसका ये होगा कि जो आ, ये उस वक्त तब करेंगे जब हमारे पास एडमन तो लोड हो रहा है लेकिन फ्रंट लोड नहीं हो रही। जब इसको रीनेम करेंगे तो वो जो एरर जनरेट हो रहा है वो किस्म के लिए छुप जाएगा। हम फिर जाएंगे वहाँ पे अपने एडमिन में, हम न्यू थीम इंस्टॉल करेंगे। लेकिन बेहतर ये है कि आप डब्ल्यूपी कंटेंट को रीनेम ना करें, आप थीम्स के फोल्डर को आप रीनेम कर दें या प्लगइन्स के फोल्डर को रीनेम कर दें। या दूसरी ये है कि आप ऑल प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर दें डेटाबेस में जाके। अब ऑल प्लगइन्स को आप डेटाबेस में जाके डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम फिर जाते हैं यहाँ पे डब्ल्यूपी, ये हमारे पास 12 टेबल्स हैं जो हमारी डेटाबेस बनी हुई है वर्डप्रेस की। ठीक है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। आप जाएंगे ऑप्शंस के टेबल में, WP अंडरस्कोर जो प्रीफिक्स है वो कुछ भी हो सकता है आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक। अब जब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे हम इसमें सर्च कर लेते हैं, ये ऑप्शन नेम क्या हो, ऑप्शन एक्टिव प्लगइन्स है। मैं कहता हूँ कि इस वक्त मुझे बताया कि कौन कौन से एक्टिव प्लगइन्स है, कि आपकी साइट बेशक आपका एडमिन सेक्शन लो डाउन है या फ्रंट साइट डाउन है, डेटाबेस PHP में एडमिन तो ये सर्वर के होस्टिंग वालों की एक प्रॉपर्टी है, उसको तो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो इसको एडिट कर लें, बस यहाँ पे जो हो उसको आप कॉपी कर लें या कट करके इसको आप सेव कर लेंगे, तो जो वाइट स्क्रीन का एरर है या आपके पास 403 फॉरबिडन का आ रहा है, वो एरर होपफुली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि हमारे पास मलवेयर अटैक कर गया।
तो मैंने आपको दूसरा लिंक दिया हुआ है ना, वो 5 मिनट के बाद मैं उसको ज्वाइन कर दूंगा। तो अब मलवेयर अटैक आ गया। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले वही बात कि हमने वेबसाइट का बैकअप लेना है, हमने एरर लॉग देखनी है। और इसमें ये पॉसिबल होता है कि हमारी जो थीम की फाइल्स है, हमारी प्लगइन की फाइल्स है, कोर फाइल्स हमारी अफेक्टेड होती हैं या इसमें मसला पड़ जाता है। कभी कभी प्लगइन कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, और कभी हर डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी में न्यू फोल्डर बन जाते हैं, न्यू फाइल बन जाती हैं, स्पैम डायरेक्टरी बन जाती हैं। और कभी कभी हमारे पास एरर मैसेज जो शो होते हैं यहाँ पे, ये जी इधर समझ लें, यहाँ पे शो हो जाते हैं। किसी जगह भी वो, यानी कि एरिया स्पेसिफिक हम नहीं कर सकते, लेकिन इश्यूज होते हैं। तो डेटाबेस ऐसा भी होता है कि डेटाबेस में कोई ऐसी एंट्री कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी साइट डाउन हो जाती है। जैसे कि हमारे जो ये वर्डप्रेस के जो हमारे सारे यूआरएल्स हैं, वो हम परमालिंक्स हैं। अगर हम परमालिंक्स का स्ट्रक्चर हम यानी कि चेंज कर देते हैं किसी तरह से, ये भी डेटाबेस में जाके सेव हो रहे होते हैं। अगर वहाँ पे सेव करते हुए कोई इशू पड़ गया, या वैसे किसी ने उसमें पंगा लेके सेव करा दिया, तो यानी कि इस वजह से हमारी साइट डाउन हो जाती है। अब ये देखें, ये जो रीराइट रूल्स इस सारे यहाँ पे आ रहे हैं कि आप जो वेबसाइट के रूल्स होंगे वो ये बड़ी सारे हैं, काफ़ी छोटे नहीं है ये। इसको अगर हम देखें तो ये इतने बड़े हैं ये, ठीक है। पर इसको भी आप माइंड में रखें कि डेटाबेस में भी इशू हो सकता है। अब उसका भी तरीका ये कि डेटाबेस का पहले आप बैकअप ले लें। तो या फिर ये है कि आप वर्डप्रेस को अपग्रेड कर लें या डाउनग्रेड कर लें। अभी जो मैं वर्डप्रेस का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसका वर्जन अगर आप इंक्लूड्स के फोल्डर में जाएं और ये आप यहाँ से लेते हैं, इंक्लूड्स में जाएं और यहाँ पे होगा हमारे पास वर्जन का फाइल होगी। इसमें क्या है कि इस वक्त आपका वर्जन 6.1 है, तो आपने उसके वर्जन को अपग्रेड करिए, डाउनग्रेड करें, तो उसके लिए हमारे पास एक प्लगइन होता है डाउनग्रेड अपग्रेड वर्डप्रेस का, वर्ड तो इस प्लगइन को हम ना यूज करके हम अपने, यानी कि बगैर किसी यानी को कोशिश की हम पिछले वर्जन में जा सकते हैं। अब पिछले वर्जन में जाने का फायदा क्या होगा कि जो कोर फाइल्स हैं, जो ये वाली फाइल्स हैं, ये सारी फ्रेश हो जाएंगी, सिवाय कन्फिग और htaccess और wp कंटेंट के फोल्डर, बाकी सारे में ये रिप्लेस हो जाएंगे, न्यू हो जाएंगी। तो अगर इन फाइल्स में इशू होगा तो ये न्यू हो जाएगी, तो हमारा वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि कंटेंट के फोल्डर में ही इशू होता है। तो उसका तरीका ये है कि आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करें फ्रेश, आप यहाँ पे आके उसको अनजिप कर दें। आप चाहे आप पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में कर दें, ठीक है, वहाँ भी कर सकते हैं। तो एफ टी पी वही हो गया, या फिर हम कमांड लाइन या टर्मिनल के जरिए भी करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम डाउनलोड किया, हमने उसको यहाँ पे अनजिप कर दिया, सारी फाइल्स न्यू हो गई। फिर हमने जो थीम है वो भी हम न्यू अब रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि थीम अगर कस्टम बनी हुई है फिर तो आपका पास उसका बैकअप होना जरूरी है। अगर यानी कि ये ऑफिशियली अपलोडेड है वर्डप्रेस रिपॉजिटरी पे, तो आप उसका जो है वो थीम रिप्लेस कर सकते हैं इजीली, आपको उसका बैकअप रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह प्लगइन भी है। तो अब फिर दूसरी चीज़ होती है कि आप उसको कमांड लाइन से भी आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा यानी कि मे भी यानी कि आप लोगों की स्कोप से थोड़ा दूर हो, जो आपको समझ ना आ सके। तो अभी हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि ये मैंने पहले कह दिया कि मेमोरी की लिमिट हमारी हमने बढ़ानी हो, तो उसके लिए हम फिर ये कन्फिग की फाइल में जाके हम ये लाइन लिखते हैं कि डब्ल्यू पी मेमोरी लिमिट। तो उसके फिर लिखने से हमारे जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है। इसके करने से स्पीड नहीं बढ़ेगी, पेज स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये है कि जो प्रोसेस हमारे हैं वो तो उसमें फर्क पड़ जाएगा। हम कह सकते हैं कि ज़िमनी तौर पे नहीं कि स्पीड भी इसकी बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर है कि हम कोड एरर्स कैसे देख, अगर ये तो था कि आपने कोड कैसे देखना है डिबग की फाइल में जाके। फिर बाजुकात हमारे पास है इंस्पेक्ट भी हम करते हैं, ठीक है। हमने सीएसएस को देखना होता है, कभी कभी हमें जावास्क्रिप्ट को देखना होता है, कभी हमने जेक्वेरी को। तो उसके लिए फिर हम
इंस्पेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इंस्पेक्ट के लिए आप मैं बेहतर है कि हम भी न्यू मीटिंग में चले जाएं, इसको हम ख़त्म कर दें। तो अभी टाइम कितना बाकी है, 4 मिनट बाकी है, ठीक है। अच्छा, अब इंस्पेक्ट कैसे करना है। अब ये हमारी वेबसाइट है, जो कि हम इसको ट्रायल टेस्टिंग के तौर पर मैंने इसको इंस्टॉल की हुई है लोकल होस्ट पे। ठीक है, अब राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी हर हर ब्राउजर में इंस्पेक्ट की ऑप्शन होती है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मिली माइंड ब्लाउन लिखा हुआ है मैं इसको चेंज करूँ, तो मैं ये जो तीर का निशान है यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आऊँगा, तो ये मुझे उस स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके जाएगा, ये पार्ट पे लेके जाएगा जहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो मैं जाके इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसके चेंज करने से ये परमानेंट चेंज नहीं होगा। बस अभी नहीं कि एक रियल टाइम हमें नहीं कि एक वो नज़र आ जाएगा डिफरेंस के ऐसे लिखने से क्या होगा। ये भी हम अक्सर करते रहते हैं। फिर अक्सर हम इसको करते हैं CSS अप्लाई करने के लिए। मैं कहता हूँ कि जो इसका कलर है ये इसका कलर ग्रीन हो जाए, ये टाइटल आ रहा है ये वाला, मैं कहता हूँ कलर ग्रीन, तो उसका कलर ग्रीन हो गया। अब मैं ये देखता हूँ कि ये वाली जो फाइल है ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तो ये नहीं कि ये जो थीम हमने इंस्टॉल की हुई है ये वर्डप्रेस की न्यू टेक्नोलॉजी के मुताबिक जिस तरह हमारी शॉपिफाई की थीम होती है वैसे बनी हुई है। जो ओल्ड थीम बनाने का तरीका है उसमें ये होता है कि हमारे पास स्टाइल डॉट CSS में हमारे पास लाइन में हम आ रहा होता है, जिसको हम देख के कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसमें जाता हूँ और ये थीम एक्स्ट्रा थीम है, तो यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS आ रही है, यहाँ पे ये बताता है कि आपकी फलां फाइल में स्टाइल डॉट CSS की फलां लाइन में अगर आप जाके ये कलर चेंज कर देंगे इस क्लास को या आईडी को, तो आपका इनके वो सही हो जाएगा कलर वगैरह जो आप चाह रहे हैं लगाना। तो क्लास जो होती है वो हमारी डॉट के साथ लगी होती है, और जो हमारा आईडी होता है वो होता है हैश के साथ CSS में। ठीक है जी, आप फिर खुद देख लीजिएगा क्लास और ID CSS में क्या होते हैं। अब इसी तरह जब हमारे पास कभी हमारे पास कोई एक्शन काम नहीं कर रहा होता, हमारा कोई फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, तो उसमें फिर ऐसा होता है कि कभी कभी jQuery का एरर आ रहा होता है। तो jQuery का एरर हम कंसोल में देख सकते हैं, वो यहाँ पे कहता है कि आपकी jQuery डिफाइन नहीं है, या आपकी जो jQuery का स्क्रिप्ट है वो सही तरह चल नहीं रहा, तो आप उसको जाके अपडेट करें। तो यहाँ से हमें बताते हैं कि लाइन नंबर भी वगैरह। तो ये इस तरह से भी हम इसको डिबग करते हैं, लेकिन जो PHP का डिबगिंग है वो प्योरली आप सर्वर साइड से करेंगे, यहाँ पे नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बस ये चेक कर सकते हैं कि हमने भी फॉर्म सबमिट किया तो उसका रिस्पांस या रिक्वेस्ट में क्या जा रही है, उसको क्या आ रहा है, उसको हमने कैसे हैंडल करना है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये वही आ गई कि आप एरर लाइन नंबर ढूंढें एरर का। अब ये वाली चीज़ें हैं। अब जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि आपने पहले WP config की फाइल में जाके एरर को इनेबल करना है ताकि आपके पास एरर शो हो सके। ये WP डिबग की इसको जाके ट्रू कर देंगे तो हमारे पास एरर होना शो होना शुरू हो जाएंगे कि एरर क्या आ रहा है। क्योंकि अब हमारे पास वाइट स्क्रीन का एरर आ गया या कोई भी एरर आ गया, हमें वो शो नहीं कर रहा कि एरर है क्या। तो जब तक उसको हम शो नहीं करेंगे हमें बताएगा नहीं, वैसे हम ऐसे ढूंढते रहेंगे। ये बहुत अच्छी नहीं की है हमारे लिए, एक हमारी बड़ी आसानी डेवलपर्स के लिए भी, जब हमें एरर की लाइन नंबर तक पहुंच जाते हैं। अगर ये भी पता ना हो तो फिर हमें सारी फाइल्स को जाके खंगालना पड़ता, ढूंढना पड़ता कि जो हमारा एक्चुअल एरर है वो कहाँ पे यानी कि एग्जिस्ट करता है। तो उसको डिबग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। तो ये आप कर लें, लेकिन इसको अपने हमेशा फॉल्स ही रखना है, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट लाइव मोड में है तो इसको फॉल्स करें, ट्रू ना करें। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई प्लगइन ने कोई एरर दिखा दिया, टॉप पे एरर होगा या बॉटम पे एरर आ रहा है, तो वो आपका मसला कर सकते हैं, आपके विजिटर्स को अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। चलिए मैं अब आपसे जो सेकंड लिंक शो किया हुआ है समझ तो फिर उसको आएगी जो बेचारा। खैर मैं आपके पास क्वेश्चन आंसर भी रखूंगा, आपके सवालों का जवाब भी मैं दूंगा, तो उसमें फिर इंशाल्लाह बेहतर। इसको हम लीव करते हैं।